हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल @गेट सक्सेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी में जुटे होंगे। तो बिहार स्पेशल की सीरीज़ में ये नेक्स्ट कंटिन्यूएशन वीडियो है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार में ब्रिटिश विरोधी संघर्ष, है ना। तो इस चैप्टर का मेन मोटो है कि किस तरीके से बिहार में ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो संघर्ष या जो आंदोलन शुरू हुए थे, चाहे वो जन आंदोलन हो, क्षेत्रीय तौर पे हो, या फिर जो शासक वर्गों ने जो आंदोलन किए थे, है ना, उनको इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें ताकि आगे लोगों तक भी ये फ्री इन्फॉर्मेशन जा सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्वी भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना प्लासी की लड़ाई 1757 के साथ प्रारंभ हुई, लेकिन इसी के साथ साथ बिहार में ब्रिटिश विरोधी संघर्ष की भी शुरुआत हुई। तो 1757 की जो लड़ाई हुई थी प्लासी की, उस दौरान क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स के हाथों जो पूर्ण सत्ता की स्थापना हो चुकी थी, यानी कि पूर्ण रूप से सत्ता अब जो है ब्रिटिशर्स के हाथ में आ चुकी थी। लेकिन ब्रिटिशर्स के हाथ में सत्ता आने का मतलब ये नहीं था कि लोग उनको पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया था। ठीक है, वो लोग जो थे, ठीक है, जो बिहार के लोग हों या पूरे भारत के लोग थे, वो कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर जो उनके द्वारा किए गए प्रताड़ना थी, ठीक है, ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो उसका विरोध लोगों के अंदर दिख रहा था। जिसका यहाँ पे ये लाइन मेंशन किया गया है कि बिहार में, ठीक है, पूर्ण सत्ता तो हो ही चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं उनके विरोध, ठीक है, विरोधाभास जो था वो लोगों के अंदर दिख रहा था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। लगभग 1.5 शताब्दी तक यह संघर्ष चलता रहा। इस क्रम में सर्वप्रथम स्थानीय जमींदारों और क्षेत्रीय शासकों ने अंग्रेजों को चुनौती दी। तो इसके विरोध में जो अगर सबसे पहले जिन्होंने आवाज़ उठाई थी वो शासकीय वर्ग थे, मतलब जो सशक्त तौर से अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठा सकते थे, वो थे जमींदार और क्षेत्रीय शासक। ठीक है, 1757 से 1857 के बीच ऐसे अनेक प्रयास हुए, मतलब छिटपुट तौर पे, क्षेत्रीय तौर पे हर जगह अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई ना कोई आंदोलन हो ही रहे थे। 1857 का संघर्ष इस विरोध के चरमोत्कर्ष को दर्शाता है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1857 की जो क्रांति थी वो कितनी महत्वपूर्ण हमारे इतिहास की घटना है ना। और बिहार का क्या योगदान रहा है, इससे आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट ले करके पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में, ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चंस रहते हैं। अगर पीटी की बात करें तो एकदम फैक्चुअल क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपको पॉइंट्स एकदम क्लियर होने चाहिए। इसके साथ एक और बीच में आपको टिप्स दे देना चाहती हूँ कि आप मल्टीपल टाइम इसको रिवाइज़ करें बुक्स को, और इसके साथ साथ आप क्वेश्चंस भी, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को भी लगाएं ताकि आपको हेल्प मिल सके, और देखें कि कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, उस लैकिंग को पहचानें और उसको बार बार रिवाइज करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और बाय द वे, अगर यहाँ भूल भी रहे हो, ऐसा हो रहा हो कि आप बार बार पढ़ रहे हो और भूल रहे हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप बार बार रिवाइज करें, कहीं ना कहीं वो माइंड में हमारे रहता है। जब एग्ज़ाम में आप क्वेश्चंस देखोगे तो वो आपको स्ट्राइक करेगा, ठीक है, तो बार बार रिविज़न करें। तो 1857 का संघर्ष इस विरोध के चरमोत्कर्ष को दर्शाता है। शासक वर्ग के अतिरिक्त इस काल में अनेक जन आंदोलन भी हुए जिनमें ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी गई। ठीक है, तो न सिर्फ शासक वर्ग, लेकिन जो जन आंदोलन थे, मतलब जो क्षेत्रीय तौर पे जो विरोध लोगों का हो रहा था, ट्राइबल्स पीपल जो लोग थे, वो भी कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे और अंग्रेज़ों की सत्ता को चुनौती दे रहे थे। इन आंदोलनों का क्रम 1857 के संघर्ष के बाद भी बना रहा। यह ब्रिटिश विरोधी संघर्ष देश की स्वतंत्रता की लड़ाई का आरंभिक चरण थे, जिसे अनेक विद्वान पूर्व राष्ट्रीयता, प्रोटो नेशनलिज्म का चरण मानते हैं। ठीक है,
तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। जिसे अनेक विद्वान, है ना, मतलब ये जो अब लोगों के खिलाफ, लोग जो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, उससे ये अनुमान लगाया जा रहा था कि प्रोटो नेशनलिज्म यानी कि पूर्व राष्ट्रीयता की भावना कहीं ना कहीं लोगों के मन के अंदर अब, मतलब ये शुरुआत थी, है ना, नेशनलिज्म के पहले की शुरुआत थी, ऐसा माना जा रहा था। इनके अनुसार इस आरंभिक चरण में देश में राष्ट्रीयता की भावना पूरी तरीके से जागृत नहीं हुई थी, है ना, पूरी तरह से जागृत नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन के अंदर देश भावना, देशभक्ति की जो भावना थी वो अब देखने को मिल रही थी। मतलब वो निष्ठावान हो चुकी थी, लोगों के अंदर जो देशभक्ति की जो भावना थी वो प्रबल हो चुकी थी, ठीक है। इसके साथ ही प्रबल हो चुकी थी। इसके साथ ही अंग्रेजों द्वारा छल बल से सत्ता हथियाने के कारण उनके प्रति आक्रोश, विरोध और विद्रोह की भावना भी थी। तो अंग्रेजों का तो यही रूल ही था, वो क्या करते थे, छल बल से सत्ता को हथियाते थे, और जिसका मतलब विरोध शासक वर्ग कर रहे थे। इसके साथ ही जो उनका व्यवहार था, ठीक है, लोगों के मतलब अपने क्षेत्राधिकार पर कब्जा करने का, ठीक है, जैसे ट्राइबल पीपल थे, उनके क्षेत्रों पर भी अधिकार करना, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन के अंदर वो विद्रोह वाली भावना जागृत हो चुकी थी। अपने सुविधाओं से वंचित हो जाने की आशंका ने इस आक्रोश को सशक्त बनाया, और पहले शासक, है ना, शासक वर्ग, फिर जनसाधारण ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ा। पूर्व राष्ट्रीयता के इस चरण में अंग्रेजों के विरुद्ध जो संघर्ष हुआ उसे दो उपचरणों में विभाजित किया जा सकता है। एक शासक वर्ग का विरोध और दूसरा जन आंदोलन का विरोध। इसे आप ध्यान रखेंगे। बिहार के क्षेत्र ने इन दोनों ही चरणों के संघर्षों में अग्रणी भूमिका निभाई। तो बिहार का खासा इम्पोर्टेंस रहता है, ठीक है। 1857 की क्रांति जो हुई थी उसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ के हमारे जो वीर कुंवर सिंह थे, उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई, है ना। तो इनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स आपको पता हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आप मल्टीपल टाइम रिवाइज भी करें, ठीक है। आज़ादी की लड़ाई का तीसरा महत्वपूर्ण चरण राष्ट्रीय आंदोलनों के रूप में प्रस्तुत हुआ। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ही देश में राष्ट्रीय चेतना जागृत होने लगी, ठीक है। तो लोगों के मन के अंदर राष्ट्रीयता की भावना अब धीरे धीरे जागृत हो चुकी थी। इसके मूल में एक तरफ ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध असंतोष था, तो दूसरी तरफ पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन का प्रभाव भी था। इस चरण में ब्रिटिश सत्ता का विरोध केवल स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर पर अस्थानीय एवं क्षेत्रीय असंतोष के कारण ही नहीं किया गया, बल्कि इस संघर्ष का लक्ष्य एक नई व्यवस्था, है ना, एक नई व्यवस्था का निर्माण करना था। इसका विस्तार देशव्यापी था, है ना। तो ये जो संघर्ष था ये देशव्यापी था, यानी सिर्फ एक क्षेत्रीय तौर पे सीमित नहीं रहा, पूरे देश में इसका विस्तार हो चुका था। इसमें रजवाड़ों और जमींदारों से अधिक नगरीय मध्य वर्ग की भूमिका निर्णायक रही थी। इसके द्वारा भारतीय महाद्वीप की एकता और स्वतंत्रता प्राप्त करने के उपाय हुए। इस दूसरे चरण में भी बिहार की भूमिका अग्रणी रही। स्मरणीय है कि भारत में पहली बार सत्याग्रह का जन आंदोलन, ठीक है, इस पॉइंट को आप बिल्कुल याद रखेंगे। भारत में पहली बार सत्याग्रह का जन आंदोलन के साधन के रूप में गांधी जी ने पहली बार चंपारण में प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन हमारा बीपीएससी में पूछा जा चुका है, सो इसे आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद खिलाफत
असहयोग, होम रूल, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन के विविध चरणों में बिहार की जनता लगातार सक्रिय रही। इस चरण की एक विशेषता यह भी रही कि इसके आरंभिक काल में बिहार की एक पृथक पहचान की चेतना भी बनी। बिहारियत की इस भावना का, ठीक है, इस क्षेत्र के बंगाल से अलग होने और एक अलग प्रांत बनने में भी योगदान रहा। प्रस्तुत अध्याय में देश की स्वतंत्रता की लड़ाई के आरंभिक चरण में बिहार की भूमिका का वर्णन किया गया है। प्रारंभिक विरोध। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे 1857 की जो लड़ाई हुई उसके बाद कितने और भी अभियान जो हुए, जो विरोध हुए, उसको यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहला है प्रारंभिक विरोध, आखिर कैसे हुआ। 1757 में पलासी की लड़ाई के बाद मीर जाफर बंगाल का नवाब बनाया गया। तो 1757 की लड़ाई में लोग हार गए थे, ठीक है, और अंग्रेज़ तो जीत गए थे। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। इससे बिहार के ज़मींदारों में व्यापक असंतोष था, यानी कि जो जमींदार थे बिहार के, उनको मीर जाफ़र का बंगाल का नवाब बनना पसंद नहीं आया, ठीक है, वो उनको नवाब बनता नहीं देखना चाहते थे। राजा राम नारायण, नरहट के जमींदार कामगार खां, टिकारी के राजा सुंदर सिंह, भोजपुर के पहलवान सिंह और सिरीस कुटुंबा के विशुन सिंह आदि ने नए नवाब और उसके अंग्रेज सहयोगियों का विरोध किया। उनका साथ एक फ्रांसीसी सैलानी जॉ लॉ ने भी दिया। इस विरोध का दमन करने हेतु आयरकुट और फिर क्लाइव और मीर जाफ़र ने भी सैनिक उपाय किए। मीर जाफ़र की सत्ता अब सुदृढ़ हुई और इसके बदले में मीर जाफ़र ने अंग्रेजों को बिहार में शोरे के व्यापार का एकाधिकार प्रदान कर दिया, यानी कि पूर्ण रूप से अब शोरे का व्यापार किनके हाथों में चला गया, अंग्रेजों के हाथों में। यह घटनाएं 1757 से 58 के बीच घटी। अली गौहर के अभियान। तो अली गौहर के अभियान के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं अब, ठीक है, क्या चीज़ें हुई थी उसको डील करेंगे। मार्च 1759, ठीक है, मार्च 1759 में मुग़ल शहजादे अली गौहर ने बिहार पर चढ़ाई की। जॉ लॉ ने उसका भी साथ दिया, मगर क्लाइव ने उसे वापसी पर बाध्य कर दिया। इसी बीच मुग़ल सम्राट आलमगीर द्वितीय की मृत्यु हो गई और अली गौहर ने खुद को सम्राट घोषित कर शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण कर ली। तो ये आप ध्यान रखेंगे, शाह आलम द्वितीय की उपाधि किसे मिली थी, ठीक है, एक बार फिर से मैं लाइन को रीड कर दे रही हूँ, ठीक है। मार्च 1759 में मुग़ल शहजादे अली गौहर ने बिहार पर चढ़ाई की। जॉ लॉ ने उसका भी साथ दिया, मगर क्लाइव ने उसे वापसी पर बाध्य कर दिया। इसी बीच मुग़ल सम्राट आलमगीर द्वितीय की मृत्यु हो गई, ठीक है। तो जब सत्ता का इधर आदान प्रदान हो रहा था, यहाँ पे देखो कि मुग़ल सम्राट आलमगीर द्वितीय, उसकी मृत्यु हो जाती है और अली गौहर ने खुद को अब सम्राट घोषित कर दिया था, खुद से ही खुद को सम्राट घोषित कर दिया था और शाह आलम द्वितीय की उपाधि भी खुद को दे दी। मगर उसका विरोध मुग़ल दरबार के शक्तिशाली वजीर ने की और उसे दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया, यानी कि उसे वहाँ पे मतलब एंट्री ही नहीं मिला, है ना, वो दिल्ली के तख्त तक पहुँच ही नहीं पाया। शाह आलम द्वितीय अवध और बिहार के क्षेत्र में कुछ समय तक भटकता रहा, क्योंकि दिल्ली में उसको तो प्रवेश मिल नहीं सका, तो वह बिहार और अवध के क्षेत्रों में इधर उधर घूम रहा था। 1760 में उसने पुनः बिहार पर चढ़ाई की, वापस से, ठीक है। कामगार ने उसकी सहायता 5000 सैनिकों से की। राम नारायण ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर पराजित हो गया।
जॉलॉ ने फिर उसका साथ दिया और एक बड़ी सेना के साथ उसने पटना पर घेरा डाल दिया। लेकिन मेजर बॉक्स ने समय पर कार्रवाई करके शाह आलम द्वितीय को बिहार से वापस लौटने पर बाध्य कर दिया, यानी कि बिहार से भी उसको लौटा दिया गया। 1761 में शाह आलम द्वितीय का तीसरा अभियान हुआ। इस बार वह अंग्रेजों के हाथ पराजित हुआ। जॉलॉ बंदी बना लिया गया और शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया, यानी कि अपने आप को अंग्रेजों को सौंप दिया। पटना में अंग्रेजों के सहयोग से ही शाह आलम द्वितीय का विधिवत राज्याभिषेक 1761 में हुआ। ठीक है, तो अंग्रेजों को खुद को समर्पित करने के बाद, अंग्रेजों के संरक्षण में जाने के बाद अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय को विधिवत मतलब वहाँ का नवाब है ना, उनको मतलब उनका राज्याभिषेक कर दिया 1761 में। इसे आप ध्यान रखेंगे, ये भी याद रखेंगे कि पटना के अंदर किसका राज्याभिषेक हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बंगाल के तत्कालीन नवाब मीर कासिम भी उसके दरबार में हाजिर थे, तो आप याद, ये भी फैक्ट बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। इस प्रकार इन आरंभिक संघर्षों में अंग्रेज विजयी रहे। फिर भी अंग्रेजों के विरुद्ध असंतोष बना रहा और उनकी सत्ता पूरी तरह सुदृढ़ नहीं हो पाई। मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच भी मतभेद आरंभ हुए और इनकी परिणति बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई। अभी हम लोग पढ़ेंगे बक्सर की लड़ाई। तो बक्सर की लड़ाई जो थी वो 1764 में शुरू हुई थी, है ना, 1764 में हुई थी। तो बक्सर की लड़ाई की पृष्ठभूमि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अधिकारियों और नवाब मीर कासिम के बीच व्यापारिक चुंगी के संबंध में मतभेद के कारण बनी। ठीक है, तो मीर कासिम 1761 में नवाब बना दिया गया था, है ना, नवाब बना था। ठीक है, मीर कासिम कब बना था? 1761 में। उसने अपनी राजधानी मुंगेर स्थापित की। तो ये आप याद रखेंगे कि किस मुगल शासक ने, है ना, किस मुगल शासक ने मुंगेर मतलब मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी। और मुंगेर कहाँ है? हमारे बिहार में, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो नवाब मीर कासिम ने क्या किया था? मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, उसने यहाँ दुर्ग की मरम्मत कराई और अपनी सेना को नए ढंग से सुसज्जित करने के उपाय किए। अंग्रेज उसके उन उपायों से अप्रसन्न थे। इसी बीच दस्तक के दुरुपयोग से समस्या भी उत्पन्न हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों में वैनसीटॉर्ट और वॉरेन हेस्टिंग को छोड़कर अन्य सभी अधिकारी अपने निजी व्यापार पर चुंगी नहीं देना चाहते थे, परंतु भारतीय व्यापारियों से चुंगी की वसूली कठोरता के साथ करते थे। तो कितना बड़ा डिफरेंस था, है ना। मतलब जो अधिकारी थे, मतलब कि जो ब्रिटिशर्स थे, उनसे लेना नहीं चाहते थे, देना नहीं चाहते थे, और यहाँ उनसे कठोरतापूर्वक लिया जाता था भारतीय व्यापारियों से। नवाब तक भारतीय व्यापारियों की शिकायतें बराबर पहुंच रही थी। ठीक है, तो ये तो मतलब असमानता की भावना थी। तो बिल्कुल ये बात लेकर के वो मतलब व्यापारी लोग पहुँचे, है ना, नवाब के पास पहुँचे। अंग्रेजों के साथ नवाब के मतभेद तब आरंभ हुए जब नवाब ने भारतीय व्यापारियों को भी चुंगी देने से मुक्त कर दिया। ठीक है, तो नवाब के पास जब गए तो उन्होंने क्या किया कि जो भारतीय व्यापारी थे तो उनकी भी चुंगी माफ़ कर दी। ठीक है, इससे क्या हुआ कि अंग्रेज़ जो थे वो थोड़ा चिढ़ गए, मतलब कि अरे ठीक है, हम लोगों का तो करना है, लेकिन भारतीयों का चुंगी क्यों माफ़ किया। इसको लेकर के उन दोनों के बीच में मतभेद शुरू हो गया। इसका विरोध वॉट्स और एलिस द्वारा किया गया। एलिस पटना की
का प्रधान या एजेंट था। 24 जून 1763 को एलिस ने पटना नगर पर अधिकार कर लिया। लूटमार और हत्याकांड भी हुआ। बदले की कार्रवाई में मीर कासिम ने पटना पर अधिकार कर अंग्रेजों को दंडित किया। नवाब की सेना के एक फ्रांसीसी अधिकारी सोमरू के आदेश पर अंग्रेजों की हत्या की गई। यह घटना नवाब और अंग्रेजों के बीच टकराव का एक मुख्य कारण बनी। 2 सितंबर 1763 को राजमहल के समीप युद्ध में मीर कासिम को अंग्रेजों ने हरा दिया। मुंगेर से नवाब को अंग्रेजों के दबाव के कारण पलायन भी करना पड़ा। अंततः नवाब मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के पास शरण ली। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी उस समय अवध के दरबार में उपस्थित था। अब तीनों ने मिलकर बिहार पर अंग्रेजों के प्रभुत्व के विरोध का प्रयास किया। यानी अब तीनों मिलकर के युद्ध उनके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। तीनों ने मिलकर बिहार पर अंग्रेजों के प्रभुत्व के विरोध का प्रयास किया। 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर के स्थान पर इनकी सम्मिलित सेना, जिसकी संख्या 40,000 थी, की टक्कर सर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजों की सेना से हुई, जिसमें मात्र 8,000 सैनिक थे और शक्तिशाली तोपखाना भी। पूर्वाह में लड़े गए लगभग 3 घंटे के युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे। भारतीय पक्ष में 2,000 सैनिक मारे गए, जबकि अंग्रेजों के 847 सैनिक हताहत या कह सकते घायल हुए। इस विजय ने अंग्रेजों की स्थिति को पूर्वी भारत में सुदृढ़ कर दिया और उनके विरुद्ध भारतीय शासकों की पहली संगठित चुनौती विफल रही। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद भी ब्रिटिश विरोधी तेवर का तो तीखापन बिहार में बना रहा। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कई बार अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुए। 1770 में नोनिया जाति का अंग्रेजों में टकराव हुआ। यह लोग शोरा बनाने का काम करते थे और जैसा कि हम लोगों ने देखा कि शोरा बनाने का पूर्णतया उन्होंने किसके अंदर में दे दिया था, अंग्रेजों के अंदर दे दिया था। तो जो नोनिया जाति के लोग थे वो कहीं ना कहीं शोरा पे पूरा अधिकार ना होने के बनाते थे और पूर्ण रूप से अंग्रेजों का अधिकार होने लगा था, तो कहीं ना कहीं मतभेद तो होना ही था और इस वजह से उनके अंग्रेजों के खिलाफ नोनिया जाति के जो लोग थे वो विद्रोह कर रहे थे। इस समय तक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शोरे के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित हो गया था। वो पूरा का पूरा एकाधिकार अंग्रेजों के पास ही था, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। अंग्रेजों के शोषण पूर्ण व्यवहार से यह लोग तंग थे, अतः इन्होंने दूसरे व्यापारियों के साथ शोरे का कारोबार आरंभ कर दिया। अंग्रेजों ने इनका बलपूर्वक दमन कर दिया। 1781 में बिहार में फिर एक बार ब्रिटिश विरोधी संघर्ष आरंभ हुआ। बनारस में चैत सिंह के विद्रोह से बिहार के जमींदार भी आंदोलित हो उठे, है ना। तो चैत सिंह किसान थे बनारस के, जहाँ पे उन्होंने अपना विद्रोह शुरू किया था। तो ये सब देखते हुए बिहार के जो जमींदार थे वो भी आंदोलित हो उठे, है ना। तो वहाँ पे भी किसान आंदोलन होने लगा था, ठीक है। और कहीं ना कहीं उनसे, है ना, चैत सिंह से इन्फ्लुएंस हुए थे। पटना के निकटवर्ती क्षेत्रों में कई जमींदारों ने उपद्रव आरंभ किया।
इनमें कामगार खां के पुत्र इकबाल अली खां और सीरीस कुटुंबा के जमींदार नारायण सिंह सक्रिय थे। हेस्टिंग द्वारा तत्कालिक सैनिक कार्यवाही से विद्रोह का दमन हुआ। इकबाल अली खां की जमींदारी जब्त कर ली गई। 1786 में नारायण सिंह को भी अपदस्थ कर ढाका में कैद कर दिया गया। ठीक है, तो अंग्रेजों का दुर्व्यवहार और भी ज़्यादा बढ़ते चला गया। 1798 में बिहार अवध के वजीर अली के विद्रोह के समय भी टिकारी के राजा मित्रजीत ने अंग्रेजों के विरुद्ध उसका साथ दिया और बिहार के कुछ भागों में विप्लव आरंभ हुआ। लेकिन अंग्रेजों ने फिर एक बार सैनिक कार्रवाई द्वारा शांति बहाल कर ली। 19वीं शताब्दी में ज़्यादा बड़े पैमाने पर ब्रिटिश विरोधी संघर्ष आरंभ हुआ। जन आंदोलनों के माध्यम से अंग्रेजों की सत्ता को चुनौती दी जाने लगी। इस क्रम में सबसे महत्वपूर्ण बहावी आंदोलन सिद्ध हुआ था। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस आंदोलन ने 1857 के महासंग्राम की पृष्ठभूमि तैयार की। इस आंदोलन का क्रम इस महासंग्राम के बाद भी जारी रहा और बहावी आंदोलन राजनैतिक विरोध के प्रयास के रूप में 1865 तक बना रहा। आई होप यहाँ तक को आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप पढ़ने के बाद भी बार बार आपके पास ये बुक होनी चाहिए और इसे रिवाइज करें मल्टीपल टाइम। अगर आपको वीडियोस को देखने में अब अगर वीडियो लंबा भी रहे तो आप इसे थोड़ा सा इसका स्पीड मतलब बढ़ा करके और आप इसे देखने की कोशिश करें और बुक्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्वेश्चंस लगाएं। ठीक है, आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।